स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। इस न्यू क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टॉप के 500 MCQ के बारे में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ पूरी व्याख्या करेंगे। ये आपकी मास्टर क्लास है आने वाले सभी पेपर्स के लिए। UPPSC, UPSSC लोअर, PCS, मंडी परिषद, इलाहाबाद ARO, लेखपाल व आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये आपकी मास्टर क्लास है भारतीय संविधान की। टॉप के 500 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे न्यू लेसन में। ये आपका पहला लेसन है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। UPSSC, मंडी परिषद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO, लोअर एग्जाम, मंडी परिषद व सभी एग्जामों के PDF और वीडियो को डाउनलोड करने के लिए व देखने के लिए तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें और वहां पर मुझे फॉलो करें। बहुत सारे आपको लेसन्स व सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित उद्देश्य का टॉपिक के बारे में, ठीक है। और सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किस प्रकार की गई है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर? मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, संविधान के किसी भी अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहां पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य संबंधी अध्याय में की गई है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देश्य का या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है यानी कि ऑप्शन सी, उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीति यानी कि राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, बोला है, ठीक। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान को लागू किया गया था। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर, आपको ये बताना है। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। केवल भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया या भारत और इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपका जो सही आंसर आपका है यानी कि भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन डी, यानी कि संविधान में राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आपका जो आंसर है इसका क्या रहेगा, यानी कि भारत और इंडिया। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। इनका नाम है G. ऑस्टिन। यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि G. ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था।
भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग संविधान में सबसे पहले कहाँ पर किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, नागरिकता, मौलिक अधिकार या संविधान की प्रस्तावना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन डी आपका रहेगा। ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में। अब यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। इसका मतलब है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है और उसी में समस्त शक्तियों का ये केंद्र बिंदु है, यानी कि भारत की जनता में ही, और किसी बाहरी सत्ता के अधीन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो वो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर है, संप्रभुता, समानता, बंधुत्व या अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है यानी कि ऑप्शन डी आपका है, यानी अखंडता। तो अखंडता शब्द को यहाँ पर 1975 में यहाँ पर प्रस्तावना में इसको शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वां जो आपका संविधान संशोधन 1976 में होता है उसमें इसको जोड़ा गया और इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का और 14 का और 9 अनुच्छेदों को यहाँ पर जोड़ा गया और 52 अनुच्छेदों में यहाँ पर संशोधन भी किया गया। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आपका जो आंसर है डी यानी कि अखंडता। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिकता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका रहेगा ए। यहाँ पर क्या है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है और इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव यहाँ पर बताता है या दर्शाता है? भारत में अनेक घर हैं। ठीक है, भारत में अनेक घर, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है या धर्म के अनुसार सजा मिलती है या भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो सभी को पता है कि भारत में राज्य का कोई भी यहाँ पर धर्म नहीं है। अब यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य उस राज्य से है जो किसी धर्म विशेष राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है बल्कि सभी धर्मों को एक समान मानता है और पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय में माना जाता है। यानी कि धर्म क्या है? ये आपका एक व्यक्तिगत विषय है और किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। राज्य के लिए सभी धर्म क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 में इसको यहाँ पर जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य है कि उस राज्य से है जो कि किसी विशेष धर्म के रूप में उसको मान्यता यहाँ पर नहीं देता, यानी कि किसी धर्म को नहीं मानता है कोई भी राज्य, यानी कि उसके लिए सभी धर्म क्या है? बराबर हैं। और धर्म क्या है? धर्म आपकी यहाँ पर ये व्यक्तिगत विषय धर्म को यहाँ पर माना गया है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से देशों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो भारत की उद्देशिका में क्या यहाँ पर सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। अब यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। जबकि याद रहे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? आपके सामने चार आंसर यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि केशवानंद भारती विवाद। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी कि
वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बदल दिया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है क्या रहेगा, डी। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे आपके इस पूरे टॉपिक, इस पूरे लेसन में। आपका ये पहला लेसन है। आने वाले एग्जाम के लिए टॉप के 500 आपके जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, और इससे बाहर पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप इस पूरी सीरीज को पूरा कर लेंगे तो आपका चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का लोअर एग्जाम हो या लेखपाल हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप या तो अनअकैडमी पर जाके मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पर मैंने एक कोर्स दिया है, क्रैश कोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूपीपीएससी। तो उस कोर्स में ये सभी लेसन आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ऊपर आपको एक दिखेगा इस तरह का साइन, तो वहाँ पर जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या तो आप मुझे अनअकैडमी पर जाके आप मुझे फॉलो करें और मुझे अपना कमेंट में अपना नंबर मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप का भेज दें। ठीक है। तो मैं आपके व्हाट्सएप पर इस पीडीएफ को वहाँ पर सेंड करूँगा। ठीक है। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप जाइए अनअकैडमी पर, मुझे फॉलो कीजिए और आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ इसका सेंड करूँगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।